नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह रावत आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक परिचर्चा लेकर जिसका विषय है तनाव प्रबंधन अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस परिचर्चा में मेरे अलावा जो प्रतिभागी हैं वे हैं हरिद्वार से श्रीमान पंकज और जयपुर से श्रीमान मुकेश मुनीश। इससे पहले कि हम चर्चा आरंभ करें, मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुड़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। चर्चा की शुरुआत में कुछ दिलचस्प कोट से करना चाहता हूं। डोंट स्ट्रेस द could haves, if it should have, it would have. It is not stress that kills us, it is our reaction to it. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. You can't always control what goes on outside, but you can always control what goes on inside. Stress is the trash of modern life. We all generate it, but if we don't dispose it properly, it will pile up and overtake our life. If if you treat every situation as a life and death matter, you will die a lot of times. आज की भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई कभी ना कभी तनाव का शिकार हो ही जाता है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसके चंगुल में आ चुके हैं। ऐसे में हम सभी के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम तनाव से निपटने के लिए तरीकों से परिचित हों और इस बात की भी सही जानकारी होना आवश्यक है कि कौन कौन सी वजहों से हमें तनाव हो रहा है। तभी हमारा तनाव प्रबंधन सही ढंग से कारगर हो सकता है। अब मैं इस परिचर्चा के प्रतिभागी श्रीमान पंकज की ओर उन्मुख होता हूं। पंकज जी, आप क्या करते हैं? पंकज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं पतंजलि कंपनी में कार्यरत हूँ एज अ क्वालिटी एग्जीक्यूटिव। ओके, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव सेल्स यानी कि आप गुणवत्ता विश्लेषक हैं। गुणवत्ता विशेषज्ञ हूँ। हाँ, सही है, सही सन पकड़े हैं, सही 2000 पकड़े हैं। 2000 2015 से बहुत अच्छा अभी तक। लगा आप गुणवत्ता विश्लेषक हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि अपने कामकाजी जीवन में आप किस तरह के तनाव से जूझते हैं? तनाव आता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आता है। कभी कभी आता है जब प्रेशर ज़्यादा होता है अपने काम में, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ता है और थोड़ा सा माइंड को भी डाइवर्ट इधर उधर करना पड़ता है। और मेन यही है कि थोड़ा सा स्लोली बोलें, वही ज़्यादा बेटर है। उस टाइम पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मत दे जब तनाव हो रहा होगा, और अपनी जो सिचुएशन वगैरह है उस टाइम की, उससे अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ हम शेयर कर सके, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब पर से। आप किस तरह की चुनौतियां आपके काम में आती हैं जिससे कि आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। क्या आपके ऊपर जैसा मेन कोई टारगेट का मेन दबाव? नहीं, टारगेट का दबाव समटाइम्स, हाँ, मेन यही होता है कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, समटाइम हमें कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम क्या जिंदगी जी रहे हैं, कि हम एक तरह से भेड़ चाल वाली जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, मतलब हम्म। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस वर्क करो, मतलब जिसने किसी ने कितनी चाबी भरी है सेम वो वर्क कर रहे हैं, मतलब अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं। एक रोजमर्रा की जो एक एक नीरस रोबोट टाइप जीवन के है बन वो चुके आपके हैं। अंदर एक हताशा का संचार कर रही है जो बहुत हाँ, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कि एक रोबोट मेरा अगला टाइप की सवाल है। जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, अपने तनाव के लिए आप स्वयं को दोष देते हैं या दूसरों को दोष देते हैं? नहीं, उसमें मैं अपने आप को ही दोष देता हूँ, बिकॉज कि होता यही है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ चाहिए, कि हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से काम करें, ना कि दूसरे के हिसाब से। तो अच्छा, ये उसमें आपने बहुत मैक्सिमम क्या सही होता है, हम बात लोग कही कि आप वीकेंड दूसरों को में दोष हम नहीं देते। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपने बॉस और अपने सहकर्मियों पे अपनी भड़ास निकालते हैं और उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये जो कि एक स्वस्थ मानसिकता नहीं है। कई बार इसी वजह की वजह इसकी वजह से लोग एक ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, बजाय किसी अपने व्यक्तित्व में कोई सकारात्मक बदलाव लाने के बजाय वो ऑफिस की राजनीति में ही फंस कर रह जाते हैं, जो उनके करियर हाँ, के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो उसमें अच्छा। हम यही चाहते हैं, जो हमारा जो अपना वो जो साप्ताहिक हॉलीडे वो है, अवकाश है, उसमें हम कुछ
अलग करें जो हम रेगुलर जिंदगी में करते हैं। जैसे ठीक है। फॉर अपने एग्जाम्पल तनाव को हम, दूर करने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना जैसे साप्ताहिक अवकाश होता है तो हम कहीं ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, या कुछ नया जैसे फिल्म वगैरह देख लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं जो हम अपने वर्किंग डेज पे नहीं कर पाते हैं, ये कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं इन्हीं सवालों के साथ श्रीमान मुनीश जी की तरफ मुखातिब होऊंगा। मुनीश जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं? अजय जी, मेरा अनुवाद का काम है। मैं अनुवाद और सबटाइटलिंग और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करता हूँ घर बैठ के, फ्रीलांस। ओके, बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं आप, और बहुत ही रचनात्मक पहलू से जुड़े हुए हैं आप। आप बताना चाहेंगे अपने कामकाजी जीवन में आप किस तरह के तनाव से जूझते हैं? देखिए, हम लोगों के अनुवाद के उसमें और सबटाइटलिंग के उसमें जो तनाव का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो ये होता है कि डेडलाइंस होती हैं। तो कंपनियां हमको काम देती हैं और कंपनी अपनी शर्तों पे और अपने हिसाब से जब उनके पास काम आएगा तभी हमारे पास आता है। तो उसमें एक चीज तो ये होती है कि आपको अपने व्यक्तिगत निजी जीवन को ढालना पड़ता है काम की जरूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 1 महीने में आपके पास 15 दिन काम है, तो बाकी के 15 दिन आप घर बैठे हैं, उस वक्त आपके पास कुछ नहीं है, तो समय का नियोजन करना ये चीज है। दूसरा, कई बार काम काफी आ जाता है तो डेडलाइंस को पूरा करना अपने आप में एक तनाव का स्रोत बन जाता है कि वो कैसे किया जाए। घर की जिम्मेदारी भी इसके साथ निभानी होती है। आपको खाना बनाना है, सौदा सुलभ करना है, कुछ टूट रहा है फूट रहा है, घर में चीजों को ठीक कराना है, तो सबके साथ आपको तारतम्य बिठाने में काफी दिक्कत आती है और वहाँ पे कई जगह फ्रिक्शन होता है, कई जगह दिक्कत होती है, तो तब तनाव। हाँ, तो अपने तनाव के लिए आप स्वयं को दोष देते हैं या दूसरों को? जी नहीं, इसमें जैसे ये पूरा एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो उसमें किसी को दोष देने से कुछ खास आपको हासिल नहीं होता। और उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ये जानने की कोशिश करें कि तनाव क्यों हो रहा है और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसको दूर करने के लिए वो करें। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिसपे आपका नियंत्रण नहीं होता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज को लेकर के जिंदगी में, तो फालतू में शिकायत करके भी कुछ नहीं होगा। जो कबीर ने कहा है कि चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत, तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं होता है, और जो चीज आप अपने हाथ में रख के ठीक कर सकते हैं उस पर मेहनत की जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। ये मैं ऐसा मेरा क्षमा मानना चाहूंगा, कबीर की जो आपने दोहा बताया उसका अर्थ क्या था? मैं जल्दबाजी में कुछ सुन नहीं पाया। है। उसका मतलब है कि चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत, कि जो चिता है, अग्नि जो होती है वो तो निर्जीव को जलाती है, हम्म। चिंता जो है वो जिंदा ही एक तरीके से व्यक्ति को जला के रख देती है। चलिए, आपने तो बहुत ये अच्छी बात बताई। इससे ये तो पता चलता है कि तनाव की समस्या कबीर के जमाने से चली आ रही, कि कबीर जैसे महान कवि ने भी एक दोहा उसके लिए रच डाला। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के तार भी तनाव से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने जीवन से तनाव दूर कर देंगे तो आध्यात्मिकता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे, आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। हो सकता है आपको मोक्ष भी मिल जाए भविष्य में कभी। अभी तो बहुत जीवन पड़ा है आपके सामने उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए। अच्छा, तो मुनीश जी और पंकज जी के बातों से जो हमने जाना कि लगभग उनके जो कारण और निवारण लगभग समान ही थे। क्या मुनीश जी, आप बता चुके हैं कि आपने तनाव दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं, या आप, ये प्रश्न रह गया था आपसे, सॉरी। हाँ, ये रह गया। हम्म। तनाव दूर करने के लिए मुझे जो लगता है वही होता है कि जैसे हर व्यक्ति को अपनी कुछ हॉबी बनानी चाहिए। तो जैसे मुझे फिल्में देखने का शौक है, इसके अलावा जैसे कभी कभार मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, तो मतलब वैसे मुझे पेंटिंग आती नहीं है, बस ये कि कलर जो रंग हैं अलग अलग उनको करके, जैसा भी आपको ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिले, मतलब एक जहनी सुकून की एक भावना हम्म। आपको मिलती हो, तो वो करना चाहिए। मुझे जैसे खाना बनाना पसंद है, कभी कभी खाली समय में, तो कभी कभी घूमने के लिए आप निकल जा सकते हैं कि आपने कहीं प्लान कर लिया कि कहीं घूमने के लिए चलेंगे। कभी कभी कुछ दोस्तों को बुला करके आपने छोटी मोटी एक पार्टी कर ली। तो ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। कला साहित्य संस्कृति संगीत की दुनिया में कोई व्यक्ति डूबा रहे, जिसको एक तरीके से आप ह्यूमन एसेंस भी कह सकते हैं। तो ह्यूमन एसेंस को, मानवीय सार तत्व को जो लोग उन्नत करते चलते हैं, एक जिंदगी के प्रति एक बेहतर दुनिया को देखने का जिनके पास एक नजरिया होता है, विश्व दृष्टि होती है, तो ऐसे लोग अपना तनाव को आराम से मैनेज कर लेते हैं।
जी, आपने बहुत सही बातें कही मुनीश जी। और पंकज जी से बात करके हमें दार्शनिक और व्यावहारिक पहलुओं दोनों का ही मतलब दोनों ही समझ में आ गए। मुनीश जी ने उसको दार्शनिक पहलू को भी समझा दिया, और पंकज जी तो गुणवत्ता विश्लेषक हैं ही, तो उन्होंने उसके व्यावहारिक पहलू को भी बताया। चलिए, मैं अपनी तरफ से मैं आप दोनों के लिए कुछ तनाव को जो तनाव प्रबंधन के कुछ तरीके लेकर आया था, मैं उनको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। और आप देखिए उनमें से आप कितने तरीके आपके लिए बिल्कुल नए हैं, या आपके कभी दिमाग में आया ही नहीं कि तनाव दूर करने के लिए ये भी किया जा सकता है। तो हो सकता है उससे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, और आप उसको उसको प्रयोग में लेकर कुछ आपको तनाव को अपने नियंत्रण करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो जाना पहचाना तरीका है वो है व्यायाम। तो तनाव का सामना करने में व्यायाम एक महत्वपूर्ण चीज है। जब आप नियमित व्यायाम करते हैं तो इसके कई लाभ आपको मिलते हैं। जो लोग नियमित कसरत करते हैं वे कसरत न करने वाले लोगों की तुलना में कम तनावग्रस्त रहते हैं, और इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है स्ट्रेस हार्मोन्स। कसरत आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को, जैसे कि कॉर्टिसोल को कम कर देती है, और कसरत से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको खुश रखते हैं। दूसरी वजह है वो है नींद। कसरत से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आप अच्छे से सोएंगे तो आप अच्छे सुबह बहुत तरोताजा महसूस करेंगे खुद को, और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। तीसरा है आत्मविश्वास। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, एक बलिष्ठ शरीर है, तो आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास की अनुभूति भी होगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी क्रिया जिससे आपको आनंद मिलता हो, जैसे कि चलना, नृत्य करना, चढ़ाई करना और योग आदि को आप कसरत के रूप में अपना सकते हैं, और तनाव को दूर करने के एक साधन के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। चलने और जॉगिंग करने से आपकी मांसपेशियों में हरकत होती है और तनाव दूर होता है। ये बहुत ही लोकप्रिय कसरत का रूप है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसमें आपके शरीर पे ऊपर ज्यादा आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता इस तरह की एक्सरसाइज के लिए, चलने के लिए और जॉगिंग करने के लिए। तो आप इसे अपना सकते हैं। दूसरा तरीका है सप्लीमेंट्स का प्रयोग। कई सप्लीमेंट्स तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। इनमें से सामान्य सप्लीमेंट्स ये होते हैं लेमन बॉम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अश्वगंधा, ग्रीन टी आदि। इनमें से ग्रीन टी की लोकप्रियता के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। आजकल ग्रीन टी के विज्ञापन भी आप बहुत सारे देखते हैं, और जिन लोगों ने इसे आजमाया है वो भी इसकी तारीफ करते हैं। तो ग्रीन टी एक है, और अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक हर्ब है। अश्वगंधा से भी, ये मेरी खुद की आजमाई हुई औषधि है, तो मैं इसका पक्ष लूंगा कि ये भी आज आप एक बार अपना कर देखें, अगर आपका तनाव आपकी नियंत्रण से बाहर हो चुका है तो। यदि आप पहले से ही कुछ दवाएं ले रहे हैं तो इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ये मेरी सलाह है आपको। तीसरा है एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये सुगंध चिकित्सा है। कुछ सुगंधें मन को सुकून देती हैं, इसलिए लोग सुगंधित तेलों का उपयोग करते हैं या सुगंधित मोमबत्तियां जलाते हैं। और कुछ लोकप्रिय सुगंधें जिनका उपयोग किया जाता है वो है लेवेंडर, रोज, सैंडलवुड, ऑरेंज ब्लॉसम आदि। एरोमाथेरेपी थोड़ा कह सकते हैं कि आप बहुत थोड़ा एग्जॉटिक काइंड का, इट्स काइंड ऑफ एग्जॉटिक वे टू रिलीज स्ट्रेस। सो हर ये बहुत पॉपुलर तो नहीं है, बट ये भी एक तरीका है जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं। चौथा तरीका है कैफीन का सेवन कम करें। कैफीन कॉफी, चाय, चॉकलेट और ऊर्जा पेयों में पाया जाने वाला उत्तेजक तत्व है। इसकी ज्यादा मात्रा से तनाव बढ़ता है। हम आमतौर पे देखते हैं कि जब भी लोग तनावग्रस्त होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है, कॉफी पी लो मूड अच्छा हो जाएगा, चाय पी लो मूड अच्छा हो जाएगा, एनर्जी ड्रिंक, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो तो आप कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हो ताकि आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस हो। पर होता ये है कि इनके अंदर होता है कैफीन, जो आपके तनाव को बढ़ा रहा है। उस समय आपकी शायद समस्या का निदान हो जाए, आप अपने शरीर को बाध्य कर दें कि वो काम करने के लिए राजी हो जाए, बट
कालांतर में हो सकता है आपके तनाव की मात्रा इस वजह से काफी बढ़ जाए, तो कैफीन के सेवन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। 5वां है, लिखने की कोशिश करें। एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जिन चीजों से आपको शिकायत है और जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, दोनों लिखें। और कोशिश करें कि अपने सकारात्मक विचारों को व्यक्त करें। कई बार ऐसा होता है कि मन पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से भर जाता है, उस समय सकारात्मक विचार नहीं आते। पर अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो कई सकारात्मक बातें जो अपने आप को नजर आती है अपने जीवन में, आप उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं और आप उसे भी नोट डाउन करें। इससे भी आपके मन को सुकून मिलेगा और आपके मन के अंदर जो निराशा की धुंध है वो छंटने लगेगी। इससे आपको ज्यादा सुकून मिलेगा और अपने तनाव को आप नियंत्रण में रख सकते हैं। छठा तरीका है, ये बहुत ही एक मुझे थोड़ा सा फनी लगा, ये है च्युइंगम। यदि आपको फटाफट तनाव कम करना है तो च्युइंगम चबाएं। इससे आपके दिमाग में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और तनाव कम होता है। पर च्युइंगम खाने का एक साइड इफेक्ट भी है, च्युइंगम खाने से पेट में गैस बढ़ जाती है। तो च्युइंगम खाने को आदत ना बनाएं। जब तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको अपने दिमाग में रक्त का प्रवाह बढ़ाना है, उसी समय च्युइंगम खाएं। च्युइंगम खाने की आदत ना डालें, क्योंकि च्युइंगम खाने से और उसको इधर उधर थूकने से दूसरे लोगों को भी परेशानी हो सकती है। 7वां है, दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। ये एक ऐसी चीज है जिसकी मैं समझता हूँ आजकल के वक्त में हम सबको बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें अपना लैपटॉप और हमें अपना स्मार्टफोन ही अब अपने दोस्त और रिश्तेदार नजर आते हैं। एक परिवार के अंदर भी सब लोग अपने 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 फोन में बिजी रहते हैं और एक परिवार का हिस्सा बनते हुए भी वो एक पारिवारिक सदस्यों के रूप में एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ पाते। और ये भावनात्मक दूरियां कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती हैं और इससे तनाव का संचार होता है। तो कोशिश करें कि आप ये जो सामाजिक माध्यम हैं इनसे परे हटकर एक जो इंडिविजुअल बॉन्डिंग होती है वो विकसित करें एक दूसरे के साथ, और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार वालों को समय दें और इन सामाजिक माध्यमों से अपना ध्यान हटाएं। 8वां है, हंसें। हंसना एक बहुत सामान्य क्रिया है, पर आजकल ये बहुत दुर्लभ हो गई है। आजकल लोग हंसना लगभग भूल से गए हैं। या जैसा हम लोग कोई हास्यास्पद कार्यक्रम भी देखते हैं तो उसमें भी दर्शकों के हंसी की जगह हमें रिकॉर्डेड हंसी सुनाई देती है। तो इतना सब कुछ यांत्रिक हो गया है हमारा जीवन कि हमें हंसने के लिए रिकॉर्डेड हंसी की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें हंसना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, हमें स्वाभाविक रूप से हंसना चाहिए। तो कोशिश करें कि आपके अंदर जो कुदरती तौर पे हंसने की क्षमता है वो नष्ट ना हो। आप आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, अब क्रिएट करने का, ह्यूमर क्रिएट करने का, ह्यूमर को समझने का, ये दोनों बरकरार रहें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चीजों के प्रति एक फनी दृष्टिकोण भी रखें। तो ये भी एक है, विनोद प्रिय मित्रों के साथ समय बिताएं और मजाक टीवी कार्यक्रम भी देखें जो अपनी वार्तालाप में चुटीलापन भी रखें। ये सब चीजें हैं जिससे आप अपना व्यक्तित्व को एक विनोदशील व्यक्तित्व बना सकते हैं, और ये भी बहुत जरूरी है। हंसे और हंसाएं। न कहना सीखें, ये नवा है। न कहना सीखें। अगर आप अपने काम के बोझ से दब गए हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं तो आपका तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है। इसलिए जब आप किसी काम के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो तो न कहना सीखें, क्योंकि आप खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जिन परिस्थितियों में आपसे ज्यादा काम नहीं हो सकता, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठाई जा सकती, वहां आप इनकार कर दें। विनम्रता पूर्वक इनकार कीजिए, कोई भी इस चीज को अन्यथा नहीं लेगा। तो 10वां है, टाल मटोल से बचें। अपने काम को नियत समय में पूरा करें, प्राथमिकताएं तय करें और टालम टोल से बचें। कई बार टालम टोल की आदत से हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है जिससे तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक समय सारणी बनाएं, किस काम को किस समय पर करना है, पूरा करना है, वो तय करें और उस काम को समय सीमा के अंदर पूरा करने की कोशिश करें, और इस तरह से आप टालम टोल से बच सकते हैं। 11वां तरीका है, योग सीखें। योग सभी आयु वर्गों में तनाव दूर करने के लिए लोकप्रिय हो रहा है।
योग का कोई भी प्रकार हो, उसका उद्देश्य एक ही होता है, आपके मन और तन का जुड़ाव। योग शब्द का अर्थ ही यही है, जुड़ाव। और जुड़ाव किसका? मन और तन का। तो आप भले ही योग में विश्वास न करते हो, पर एक चीज समझना जरूरी है कि ये कोई एक किसी समुदाय विशेष की एक्टिविटी नहीं है। ये एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का एक एक्सरसाइज है। इसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। आप इसे सीखेंगे तो आपको तुरंत इसके लाभ भी पता चल जाएंगे। 12वां है मननशीलता का अभ्यास करें। मननशीलता के लिए आप मेडिटेशन या ध्यान लगा सकते हैं और अपनी मननशीलता को विकसित कर सकते हैं। ये भी तनाव दूर करने में बहुत प्रभावी है। मननशीलता आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरह से जो जीवन की परिस्थितियों को एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, ये कहाँ से आता है? इसका जो स्रोत है वो हमारी मननशीलता ही है। और 13वां है गले लगें। गले लगें, दूसरों के गले लगें। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि गले लगना और गले पड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गले लगें लेकिन दूसरों के गले पड़े नहीं। अगर आपका कोई स्नेही जन है, चाहे वो आपका पालतू पशु ही क्यों ना हो, कुत्ता या बिल्ली या कोई और जानवर, गाय आदि, तो आप उससे गले लगा सकते हैं। और गले लगाना कोई सिर्फ इंसानों को ही पसंद है ऐसी बात नहीं है। चिंपांजियों के अंदर भी यही व्यवहार देखा गया है कि अगर उन्हें एक दूसरे को सांत्वना देनी होती है या अपना भावनाएं व्यक्त करनी होती है तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो गले लगाना कुदरती तरीका है तनाव दूर करने का। 14वां तरीका है सुकूनदायक संगीत सुने। धीमा और मधुर संगीत सुने। यह आपके रक्तचाप, हृदय गति और स्ट्रेस हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। प्रकृति की ध्वनियां भी बहुत सुकून पहुंचाने वाली होती है, उन्हें सुनने की कोशिश करें। 15वां तरीका है गहरी सांस लें। सांस लेना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, पर अगर हम इस पर भी कंसंट्रेट करें और इसको नियंत्रित करें तो ये भी हमारे तनाव को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। गहरी सांस लेने का मकसद आपकी जागरूकता को आपकी सांस पर केंद्रित करना है, ताकि वह और धीमी और गहरी हो। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े पूरी तरह से फैल जाते हैं और आपका पेट उभर जाता है। इससे तनाव कम होता है। और 16वां तरीका है अपने पालतू पशु पक्षियों के साथ समय बिताएं। आजकल जब हमारे आसपास सभी लोग अपनी अपनी व्यस्तता में डूबे हुए हैं और किसी के पास किसी को देने के लिए वक्त नहीं है, तो हमें अपना भावनात्मक संबल अपने पालतू पशुओं में मिल सकता है। इमोशनल सपोर्ट के लिए अब जो पालतू पशुओं की जो एक्सेप्टेंस है वो पश्चिमी समाज में भी स्वीकारी गई है। और यात्रा के समय पालतू बिल्ली, मगरमच्छ, पालतू सुअर आदि जानवरों को लेने की अनुमति विमान तक में भी मिल रही है। तो हम लोग भी ये अपना सकते हैं। जानवरों को आप सिर्फ जानवर न समझें, वो आपका एक भावनात्मक संबल भी है और कई बार वो बहुत होशियार भी होते हैं। तो जानवरों में अपना साथी ढूंढें। अगर आपके आसपास कोई इतना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको वक्त दे पाए, तो आप जानवरों से भी दोस्ती कर सकते हैं और उनमें अपना भावनात्मक संबल खोज सकते हैं। उनके साथ खेलें, बातें करें और उन्हें प्यार करें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी ये थे कुछ तरीके जो तनाव दूर करने के लिए थे। मैंने भी तनाव दूर करने के कई तरीकों की चर्चा की, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिन्हें लोग अपनाते हैं लेकिन वे उनकी सेहत और उनके पारिवारिक और सामाजिक माहौल के लिए हानिकारक होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नशे के सेवन की। एक लोकप्रिय कहावत जो मैं आधुनिक लोगों के बीच में सुनता हूँ वो है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। मेहनत करके जश्न मनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी पार्टीज आपको नशे की लत की ओर धकेल रही हैं तो मैं जरूर उनके ऊपर आपत्ति जताऊंगा। और इसीलिए मैंने अपनी चर्चा में इस एक बात को भी सामने रखने की कोशिश की और मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी इसके बारे में अपने विचार रखें। लेकिन मैं अभी एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी हाल ही में लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या हुई थी, उसकी वजह भी नशा और तनाव ही था। उन्होंने शायद अपने तनाव से लड़ने के लिए नशे का सहारा लिया और जिसका परिणाम उनकी दुखद मृत्यु हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नशे का सेवन कोई व्यक्तिगत चुनाव का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसके कुछ सामाजिक
निहितार्थ भी हैं। इसलिए मैं अपना सवाल पहले श्रीमान मुनीश से पूछना चाहूंगा कि तनाव प्रबंधन और नशा सेवन के अंतर संबंधों पर अपने विचार रखें। यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा, आप अपने विचार रखें ताकि हमें एक दृष्टिकोण मिल जाए। देखिए, नशे को लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप तनाव को दूर करने के लिए नशा कर रहे हैं, वो चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो अल्कोहल वगैरह के रूप में हो, तो ये बहुत खतरनाक है और ये प्रवृत्ति गलत है, क्योंकि लंबी दूरी में इसका केवल नुकसान होता है, वो चाहे अल्कोहल हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, ये सारी चीजें। बाकी जैसे नशे को लेकर के ये तो एक आम समझदारी है, हम सभी लोग इसके ऊपर सहमत हैं। एक चीज ये है कि जैसे किन्हीं खास संदर्भों में नशा अगर हम यूरोपियन समाज को देखें और पुनर्जागरण प्रबोधन से लेकर के, एज ऑफ एनलाइटमेंट, रेनेसा से लेकर के और मॉडर्न सोसाइटीज को देखें, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन सारे मुल्कों के संदर्भ में हम एक अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि नशा एक उन्नत सांस्कृतिक शौक है। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्नत सांस्कृतिक शौक मतलब ये उन्नत लोगों के लिए है। तो अगर आप स्पिरिचुअल शब्द का अर्थ कुछ लोग जैसे ईश्वर संबंधी विश्वास और इस रूप में लेते हैं, मैं स्पिरिचुअल शब्द का अर्थ लेता हूँ इस रूप में कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो जैसे कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, हमें और जानवरों में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, हमारी भी दो आंख, उनकी भी दो आंख। लेकिन उनको जो हमसे अलग करता है वो है विचार, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज आती है। जैसे नशे के साथ अगर आप एक उन्नत किस्म के व्यक्ति हैं, अगर आपके पास एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण है और अगर आप कभी कभार वंस इन अ वाइल नशा करते हैं, और जैसे कि आपने मान लीजिए कि आप मुक्तिबोध की पोएट्री को पसंद करते हैं, या आप किसी भी किस्म की पोएट्री के शेड को पसंद करते हैं, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या आपको मूवीज का शौक है, तो कभी कभी कुछ ऐसी बेहतर शामें अपने दोस्तों के साथ बिताने में, जो कि आप ड्रिंक करते हुए बिताएं, तो जैसे एक हम यूं कहेंगे कि कुछ ऐसे बेहतरीन जिंदगी के शानदार पल पैदा होते हैं जो बुढ़ापे तक काम आते हैं, और यादों के सहारे ही बुढ़ापा कटता है। और कभी कभी इंसान नॉस्टैल्जिक होकर के सोचता है ऐसे बिताए हुए पलों के बारे में, तो जैसे ये जिंदगी को एक उत्साह से और ऊर्जा से भर देता है। लेकिन अब ये दिक्कत है कि ये विजन सबके पास नहीं होता, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि नशे की दुनिया में जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये डबल एज्ड ड्रिंक वाइजली, इसको एक ड्रिंक वाइज। हाँ, पंकज जी से पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आपके विचार क्या हैं? नशे का सेवन तनाव प्रबंधन में जब लोग करते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सही, गलत, कुछ भी आप अपने विचार रख सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ तो मैं उसके विचार में क्या बोल सकता हूँ। बट जो करते हैं तो मैं उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। और मेन यही रहता है कि क्योंकि सबके अपनी अपनी है, हर किसी को तो हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम सोशल वर्कर तो है नहीं। और ऐसे लोगों से तो समझाएंगे तो अपने आप ही गलत होते हैं। जो समझना चाहता है उसको समझा देते हैं, जो नहीं समझना चाहता है तो नहीं बोलते, क्योंकि ऐसे लोग सुनते भी किसी की नहीं है, अपनी अपनी चलाते हैं। वैसे मैं ये बताना चाहूंगा अपने साथियों को कि पंकज जी समाज सेवा से जुड़े हैं, शराबबंदी के लिए कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि शराब ना पिएं, स्मोकिंग ना करें। खुद बहुत ही इन्होंने जागरूकता फैलाई है। हरिद्वार में इनके आसपास शराब की दुकानें बंद हो गई, सिगरेट की दुकानें बंद हो गई, तो इन्हें काफी लोगों ने, हिंसक भी हुए लोग इनके प्रति, क्योंकि शराब के ठेके बंद करवा दिए तो लोगों की जीविका पे असर पड़ा। लेकिन पंकज जी थे इतने दृढ़ निश्चयी कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह में कि लोग सेवन न करें। और अब मैं क्या बताऊं, मतलब शब्द मेरे गला अवरुद्ध हो गया इतना इनकी करुण कथा सुनकर। मुझे लगता है कि ऐसे अगर लोग हर पावन जगह पे हों पंकज जी जैसे, तो हरिद्वार, हर जगह मतलब हरिद्वार बन जाए। और तो हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय था उसका कलेवर तो मैंने काफी प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने दृष्टिकोण को एक बार फिर से, अगर यही शीर्षक आपको दूसरों को संबोधित करने के लिए दिया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस चीज की मैं स्वतंत्रता अपने कार्यक्रम में आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं मुनीश जी से कहूंगा कि अपने
कुछ बहुमूल्य विचार, अपने कुछ विचारों के मोती यहाँ पे बिखेर दीजिए। जी बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे तनाव काम से लेकर के ढेर सारी चीजों के कारण जिंदगी में होता है, और हमारे को उससे जूझने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना कुछ हम लोग कर सकते हैं, जितना कुछ हम लोगों के हाथों में होता है कि हम सोच करके एक रणनीति बना करके कैसे उसको हम लोग टैकल करेंगे, कैसे उसको हम सुलझाएं, उसके ऊपर करें। कुछ कारक हमेशा हमारे हाथ में होते हैं जिनके ऊपर हम काम करके तनाव को कम कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण और बस नहीं चलता। उस चीज को लेकर के व्यक्ति कुढ़े नहीं, परेशान ना हो, और जो कुछ भी कर सकता है तनाव को कम करने के लिए, हॉबीज डेवलप करके, किसी को घूमना पसंद है, किसी को संगीत पसंद है, आप खाना बना सकते हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, सकारात्मक चीजें अगर आप करें तो ऐसा करके आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बस ये। पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी, आप तक मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि तनाव भरी जिंदगी काफ़ी लोगों में आजकल देखी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे में जा रही है। तो मेरे हिसाब से यही है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी हो चुकी है कि हमें मतलब होता है घर में बैठ के भी हम ये सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले तो यह है कि हमें एक स्थान पे एकत्रित होना पड़ता था। आज की डेट में इतने सारे हमारे पर ऑप्शन है वीडियो कॉलिंग के, तो वहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करते रहना चाहिए। और जो कॉलेजेस वगैरह में है वहाँ पर मतलब ये प्रोग्रामिंग वगैरह करनी चाहिए और चलिए, मुझे सबके आप दोनों फीडबैक को वगैरह भी लेने चाहिए। मुझे आप दोनों को फीडबैक मिलकर वगैरह भी लेने जानकर चाहिए। बहुत प्रसन्नता हुई, और हमारी परिचर्चा तनाव प्रबंधन को हम यहीं समेटते हैं। और क्योंकि दिवाली भी 2 दिन बाद दिवाली है, 14 तारीख की दिवाली है, और मैं आप दोनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और इस परिचर्चा को सफल बनाया, इसके लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा खुद का तनाव दूर हो गया। तो जब आपके पास अच्छे दोस्त हों और अच्छे सहयोगी हों तो वो भी आपका तनाव दूर कर देते हैं। तो तनाव के जो जी नए नए तरीकों का इसी तरह आप अन्वेषण करते रहें और अपने जीवन से तनाव को दूर भगाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अब हमारी तरफ से भी आपको, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, ढेरों धन्यवाद। शुभकामनाएं।